अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। आज की तहरीर कहानी जो मैं आपके पेश नज़र करने जा रहा हूँ उसका नाम है असेब। ये तहरीर है सईदा दर्रा आबे कासमी की। तो शुरू करते हैं। आज फिर शाम को थक हार कर वो घर वापस आ रहा था। मायूसी ने इसके पूरे वजूद को घेर रखा था। हर रोज़ सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने के लिए निकलता था, पर वापसी पर सिवाय मायूसी के और कुछ भी ना होता था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता वहाँ अफसरान को इसकी डिग्री से ज़्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए होती थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो था नहीं जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर अफसरान को खुश कर सकता। ना इसकी रसाई किसी ऐसे शख्स के पास थी कि जिसकी सिफारिश इसकी डिग्री से आला थी और इसकी वजह से इसे नौकरी मिल जाती। इसका बाप एक गरीब मज़दूर था। ये वही या इसका बाप जानता था कि इसने कैसे अपना पेट काट कर इसे पाला पोसा था और पढ़ाया था ताकि वो इस काबिल बन सके कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, अपनी बहनों की शादी करे। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। जब इसने MBA डिग्री फर्स्ट डिवीज़न में हासिल की तो इसकी आंखों में जुगनू जगमगाने लगे। इसे अपना मुस्तकबिल सुहाना नज़र आने लगा, लेकिन बहुत जल्द इसे एहसास हुआ कि यहाँ डिग्री से ज़्यादा रिश्वत की ज़रूरत पड़ती है। इससे कम पढ़े लिखे लोग आला अफसरान की पोस्ट पर बैठे थे, लेकिन इस जैसे अभी डिग्री होल्डर रिश्वत और सिफारिश न होने की वजह से मजबूर थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने शिकस्ता अंदाज में दस्तक दी। आ गई तुम अरमान बेटा। इसकी माँ ने इस आस पर दरवाज़ा खोला कि शायद आज इनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और इसके बेटे को नौकरी मिल गई हो। बेटे के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो समझ गई, हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ वापस आया है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, अरमान की माँ ने कहा और किचन की तरफ चली गई। आज फिर सफ़ेद हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दरो दीवार खौफ से लरज़ा थे। यूँ लगता था जैसे ज़लज़ला आ गया हो। आज अमावस की रात थी और यह अमावस की रात को चौधरी दिलावर की बेटी रचना की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी। इसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता था और इसकी दिलदोज़ चीखें पूरी हवेली में गांव को हिला कर रख देती थीं। रचना का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता और आंखें बाहर को बुलाती। आवाज़ इस कदर खौफनाक हो जाती कि यूँ लगता जैसे समाअत को मुतासिर कर देगी। इस हालत में रचना को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और अमावस की रात से पहले ही इसे रस्सियों से जकड़ दिया जाता था। चौधरी दिलावर अपनी बेटी की हालत देख कर रो पड़ता था। रचना इसकी अकलौती बेटी थी, लेकिन अपनी बेटी को तड़पते देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। चौधरी साहब आप कुछ करें, देखिए रचना की हालत आज फिर कितनी ख़राब हो गई है। रचना की माँ ने रोते हुए कहा, इतनी ख़राब हालत इससे देखी नहीं जाती। शायद तड़प रही थी कि जैसे इसके वजूद पर कोई छुरियाँ चला रहा हो। रचना के हल्क से अजीब गैर इंसानी आवाज़ निकल रही थी। इसको देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि सुबह होते ही तड़पती हुई लड़की ऐसे सही हो जाएगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज से तकरीबन 3 साल पहले रचना भी एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी बसर कर रही थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन इस एक रात के बाद इसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। जब रचना की हालत ठीक होती तो वो सोचती कि काश इस रात को वो घर में नदी के पास ना जाती तो ऐसा कुछ ना होता। अरमान यार क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? इसे परेशान देखकर वलीद ने पूछा। यार मैं परेशान क्यों ना हूँ, आज 3 माह हो गए हैं नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिली। घर में 3 जवान बहनें हैं और इनकी शादियां नहीं हो रही हैं। हर रिश्ता के लिए आने वाले इस आस पर आते हैं कि जहेज़ कितना मिलेगा। हमारे घर की दरो दीवार से टपकती हुई गुर्बत देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें मेरी बहनों से नहीं जहेज़ से मतलब है। जो इन्हें मिलता दिखाई नहीं देता तो दरवाजे से पलट जाते हैं और अपनी बहनों की आंखों में छुपे दर्द को मैं नहीं देख सकता। अच्छे रिश्तों की आस में उनके बालों में सफ़ेदी उतर आई है। तू कहता है कि मैं परेशान क्यों हूँ? अरमान तो जैसे फट पड़ा। यार सब ठीक हो जाएगा, वलीद ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। कैसे ठीक हो जाएगा? यार कुछ भी ठीक नहीं होगा, अरमान ने दुख से कहा। अच्छा यार ये बात है, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाए तो वलीद ने कहा। तो अरमान हैरान होकर इसे देखने लगा। अगर कहो तो बता दूँ? यार बता ना वलीद, क्या बात है? अरमान ने पूछा। यार एक बहुत ज़बरदस्त बाबा है, इसके पास ऐसा इल्म है कि वो तेरे हालात ठीक कर देगा, वलीद ने कहा। तो अरमान हंस पड़ा। अगर इन्हें हालात ठीक करने होते तो पहले से ना करते, अरमान ने तंज़न कहा।
मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगे, तभी तो तुम्हें बता नहीं रहा था। इसने कई लोगों की मदद की है, मेरे मामू की भी। यार वो बहुत ज़बरदस्त है। ओके यार, लेकिन अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है। अरमान वलीद से हाथ मिलाकर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन इसके माइंड में वलीद की बातें घूम रही थीं। क्या वो बाबा मेरे हालात ठीक कर देगा? इस रात बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था। ऐसे में रचना को नींद नहीं आ रही थी। वो बाग में आई। बाग में एक तरफ नदी थी, वो नदी में पाँव डालकर बैठ गई। अचानक इसे एक आवाज़ सुनाई दी, रचना। किसी ने इसे पुकारा। कौन है? रचना ने इधर उधर देखा, पर इसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम होगा, रचना ने सोचा, लेकिन इसे फिर से आवाज़ सुनाई दी, रचना। रचना इसने पलट कर देखा तो शहरज़दा रह गई। वो बहुत ही खूबसूरत था। इसकी आंखों में अजीब सा शहर था जिसने रचना को शहरज़दा कर दिया था। कौन हो तुम? रचना ने इस अजनबी से पूछा। रचना, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। रचना, आओ मेरे पास आओ। साहिर ने अपने बाजू रचना की तरफ बढ़ाए। इस साहिर ने रचना पर न जाने कैसा जादू कर दिया था कि वो इसकी तरफ बढ़ती चली गई, ये सोचे बगैर कि ये कदम इसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब रचना को नाश्ते पर बुलाने के लिए गई तो रचना अपने कमरे में ना थी। पूरी हवेली में रचना को ढूंढा गया। सब परेशान थे कि वो कहाँ चली गई। हर तरफ रचना को ढूंढा गया। आखिरकार रचना नदी के किनारे बेहोश हालत में मिली। सब हैरान थे कि रचना नदी के पास क्या करने आई थी और वहाँ बेहोश कैसे हो गई। रचना कई दिन तक बीमार पड़ी रही और तड़पती रही। बहुत इलाज करवाया मगर वो ठीक नहीं हुई। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर वो खुद ही ठीक हो गई, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब ने रचना से पूछा कि आखिर से हुआ क्या था, लेकिन रचना को कुछ याद नहीं था। वो सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन फिर अमावस की रात को रचना की तबीयत ख़राब होने लगी। इसका रंग स्याह पड़ गया था। आंखें बाहर को उबलने लगीं। मुंह से अजीब व गरीब इंसानी आवाज़ें निकल रही थीं। यूँ लगता था कि इसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ दे रहा है। वो सर के बल ज़मीन पर चलने लगी। ये सब रचना के साथ क्या हो रहा था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इसे कई डॉक्टरों, पीरों, फ़कीरों को दिखाया गया, लेकिन रचना ठीक नहीं हुई। रचना जानती थी कि इसकी हालत का ज़िम्मेदार कौन है, पर वो किसी को बता नहीं सकती थी कि इसके साथ उस रात क्या हुआ था। चौधरी जी, मैं एक साधु को जानता हूँ जो काले इल्म का माहिर है। अगर रचना बीबी को इसके पास लेकर जाया जाए तो उम्मीद है कि रचना बीबी ठीक हो जाएंगे। चौधरी दिलावर के मुलाजिम अकरम ने कहा। कौन है वो? अगर तू किसी ऐसे साधु को जानता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चौधरी दिलावर गुस्सा से अपने मुलाजिम को कहा। चौधरी जी, वो मैं बताना चाहता था मगर मुझे मौका नहीं मिला, मुलाजिम ने डरते डरते कहा। ठीक है अकरम, अगर इस मसले का हल साधु के पास जाकर ही मिलेगा तो हम रचना बेटी को इसके पास लेकर जाएंगे। ये बात चौधरी दिलावर ने तो कह दी, लेकिन काश वो जान पाता कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ एक ही ज़ात के पास है, और वो है सिर्फ खुदा की ज़ात। बेशक। अगले दिन वो रचना को इस साधु के पास लेकर गए। साधु ने रचना को देखा तो चूक पड़ा। मुझे और इस छोरी को इस कमरे में अकेला छोड़ दें, साधु ने कहा। पहले तो चौधरी दिलावर हिचकिचाया, लेकिन फिर वो कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब चौधरी दिलावर कमरे में वापस गया तो रचना एक तरफ बेहोश पड़ी हुई थी। साधु की आंखों में तो जैसे खून टपक रहा था। इसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है अम्मी जान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरमान ने माँ की परेशानी भांपते हुए कहा। इसकी माँ अपनी परेशानी अरमान से छुपाने की कोशिश करती, पर अरमान फिर भी जान लेता था। वो बेटा, आज कुछ लोग आए थे हुमा को देखने। इन्हें हुमा तो पसंद आ गई, मगर अम्मा, ये लोग हुमा के साथ वो सामान की एक लिस्ट भी दे गए होंगे। अम्मा, यही बात है ना? अरमान ने दुख से कहा और उठकर बाहर निकल गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू वो देख नहीं सकता था। मैं करूँ तो क्या करूँ? अम्मा की परेशानी, अब्बा की बीमारी और बहनों के टूटते ख्वाब मैं नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। इसी शाम अरमान वलीद से मिलने इसके घर गया। यार, मुझे इस बाबे के पास ले चल जिसका तुमने मुझे बताया था। तुम राज़ी होगे? खैर कोई बात नहीं, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे आज ही ले चलता हूँ, वलीद ने कहा। तो फिर देर कैसी, चलो, अरमान ने कहा। कुछ ही देर में वलीद ने एक मकान के आगे जाकर बाइक रोकी। यहाँ रहता है वो बाबा? अरमान ने पूछा। हाँ यार, वो सबसे तन्हा रहता है। बहुत वीरान इलाका था जहाँ इसका घर था। और हाँ यार, बाबा का नाम नारायण राज है, वलीद ने कहा। तो अरमान चौंक गया। तू मुझे एक हिंदू के पास ले आया है?
छोड़ यार हिंदू को, हमें तो अपना काम निकलवाना है। इसके पास बड़ी ताकतें हैं, देखना वो ऐसा अमल करेगा कि तुझे दिनों में ही नौकरी मिल जाएगी, वलीद ने कहा और दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। ये क्या हुआ है नारायण बाबा, मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई? चौधरी ने परेशान होकर पूछा। चौधरी, तेरी बेटी पर जिन का साया है, और वो भी कोई आम जिन नहीं, जिन्नों का शहनशाह, शहनशाह जिन्नात का साया है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर चौधरी साकत रह गया था। इसने तुम्हारी बेटी को अमावस की रात नदी के किनारे देखा था, तब से ये तुम्हारी बेटी पर आशिक हो गया, साधु ने कहा। और यह अमावस की रात तुम्हारी बेटी के पास आता है, लेकिन जब वो देखता है कि इसके पास लोग हैं तो वो इसको अजियत देता है। अब क्या होगा? चौधरी ने परेशानी से कहा। मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? शहनशाह जिन्नात बहुत ताकतवर है, इससे पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। बस इसका एक ही हल है, और वो है भी बहुत ख़तरनाक, साधु ने कहा। कोई बात नहीं साधु जी, जितना भी ख़तरनाक है, अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ करूँगा, चौधरी दिलावर ने यकीन से कहा। तुम अपनी बेटी को बहुत से पीरों फ़कीरों के पास लेकर गए होगे। इनमें से कई लोग इस मसले का हल जानते होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें किसी की जान लेनी होगी, साधु ने कहा। तो चौधरी दिलावर एक पल के लिए साकत रह गया। तुझे किसी की जान लेनी होगी। चाँद की पहली तारीख को एक ख़ास वक्त में एक लड़के की पैदाइश हुई है। इस लड़के से अगर तुम्हारी बेटी की शादी कर दी जाए तो तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, क्योंकि इस लड़के में एक ऐसी ताकत है जिस पर कोई जादू, कोई ताकत असर नहीं कर सकती है। जब इस लड़के का मिलाप तुम्हारी बेटी से होगा तो वो ताकत तुम्हारी बेटी में चली आएगी। फिर शहनशाह जिन्नात तुम्हारी बेटी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन शायद शहनशाह जिन्नात भी ये बात जानता था, तभी इसने तुम्हारी बेटी में जहर भर दिया है। अब जो भी इससे शादी करेगा वो मर जाएगा। चौधरी दिलावर ये सारी बातें सुनकर लर्ज़ उठा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बोला, मैं राज़ी हूँ। बताएं तो इस लड़के की निशानी क्या है? इस लड़के की निशानी इसके दाएं पाँव पर आधे चांद का निशान है। बस वही लड़का तुम्हारी बेटी को बचाएगा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो काले जादू का माहिर था, अपनी ताकत से वो ये सब को जान गया, पर काश ये भी जान जाता कि बचाने और ज़िंदगी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। वलीद और अरमान इस मकान में दाखिल हुए तो इन्हें एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। आओ आओ, साधु को तुम लोगों का ही इंतज़ार था, इस आदमी ने कहा। तो दोनों हैरान हो गए। साधु जी को कैसे पता कि हम आ रहे हैं? अरमान ने हैरान होकर पूछा। साधु जी को सब पता है, इस आदमी ने कहा और इन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा। देखा, मैं ना कहता था कि बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, वलीद ने कहा। तो अरमान मुस्कुरा दिया। वो दोनों इस वक्त साधु के सामने बैठे थे। मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, घर में जवान बहनें हैं, बीमार बाप है। आप ये सब कैसे जानते हैं? अरमान हैरानगी से बोला। मुझे सब पता है, साधु ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा इन तमाम मसाइल का हल है मेरे पास। बहनों की शादी और बाप का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़े इम्तहान से गुजरना पड़ेगा, और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और मेरी जान भी जा सकती है। अरमान ने परेशान होकर कहा। मुझे पूरी बात बताएं प्लीज़। अच्छा सुनो, चौधरी दिलावर एक बहुत ही अमीर आदमी है और इसकी बेटी रचना। साधु ने सारी बात तफसील से बता दी, जिसे सुनकर अरमान और वलीद साकित रह गए। लेकिन इन बातों से अरमान का क्या ताल्लुक़? वलीद ने हैरत से पूछा। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि अरमान ही वो लड़का है? हाँ, तुम सही समझे बालक, अरमान ही वो लड़का है। जब ये मकान में दाखिल हुआ तभी मुझे पता चल गया। देखो, इसके दाएं पाँव पर आधे चांद का निशान भी है। अगर ये मान जाता है तो चौधरी दिलावर इसे इतने पैसे देगा कि ये अपनी बहनों की शादी भी कर देगा और बाप का इलाज भी करवा देगा। बोलो, क्या कहते हो तुम लोग? साधु ने पूछा। ठीक है साधु बाबा, मुझे आपकी हर हदायत मंजूर है, अरमान ने मानते हुए कहा। क्या अरमान, तुम पागल हो? क्या कह रहे हो? वलीद ने गुस्सा से कहा। तो अरमान ने खामोश रहने का इशारा कर दिया। ठीक है, फिर अभी जाओ, परसों आ जाना, तुम्हारी चौधरी दिलावर से मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों उठकर मकान से बाहर आकर वलीद से चुप ना रहा गया। अरमान, तुम क्या करने जा रहे हो? तो क्या करूं मैं? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैं माँ जी से बात करूंगा, तुम्हारी जान को यूं ज़ाया नहीं होने दूंगा, वलीद ने गुस्सा और दुख से कहा। प्लीज़ वलीद, ये सिर्फ मेरी ही नहीं, इस लड़की की भी यही हालत है। पता नहीं वो जिन इसको कितनी अजियत देता होगा, और प्लीज़
मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें इस दोस्ती की कसम जो हमारे बीच में है। अरमान ने कहा तो वलीद बेबसी से इसे देखता रह गया। साधु जी, आपने मुझे बुलाया था? चौधरी दिलावर ने साधु के पास हाजिर होकर कहा। हाँ चौधरी, तुम्हारा काम हो गया है। वो लड़का मुझे मिल गया है जो अगर तुम्हारी बेटी से शादी करेगा तो तुम्हारी बेटी शहनशाह जन्नत से छुटकारा पा सकती है, पर तुम्हें इस लड़की को रकम देना होगी। आप फिक्र ना करें साधु जी, मैं हर कीमत दूंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। साधु ने अरमान को भी बुलाया था, इसीलिए थोड़ी देर में अरमान भी वहाँ आ गया। चौधरी ने अरमान की तरफ देखा और एक अच्छा खासा खूबरू नौजवान लड़का था। एक पल के लिए इसे परेशानी हुई कि वो क्या करने लगा है, पर अगले पल अपनी बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से पहले रचना से मिल लो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूँगा। आज चांद की 3 तारीख है, अगले माह चांद की 1 को तुम्हारी रचना की शादी हो जाएगी और बिल्कुल सादगी से होगी, किसी को कुछ पता नहीं होगा। ठीक है चौधरी जी, मुझे मंजूर है, फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि इस दौरान मैं अपनी बहनों की शादी भी कर लूँगा, तभी मुझे सुकून की मौत आएगी। अरमान ने कहा तो चौधरी रंजीदा हो गया। लड़का अपनी बहनों की खातिर अपनी जान देने को तैयार था। बतूल, जाओ रचना बेटी को बुला कर लाओ। चौधरी दिलावर ने अपनी मुलाजमा बतूल से कहा। अच्छा चौधरी जी, वो चली गई। देखो अरमान, हमने रचना को तो बता दिया है कि तुम्हारी इससे शादी हम करने लगे हैं, पर इसे मालूम नहीं कि इस शादी के बाद तुम्हारी मौत वाक़या हो सकती है। तुम इसको ऐसा कुछ मत बताना। ठीक है चौधरी जी, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। और अगर मेरी बहनों की शादी का मसला ना होता तो मैं कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता। अरमान की आंखों में आंसू आ गए तो चौधरी दिलावर ने इसे गले लगा लिया। आओ आओ रचना बेटी आओ। चौधरी दिलावर ने रचना को देखकर कहा, इसे मिलो, ये अरमान है, वही लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हम करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरमान इसे देखता ही रह गया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। इस 1 माह में अरमान ने अपनी बड़ी दोनों बहनों की शादी कर दी। अरमान की माँ हैरान थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो जब भी अरमान से पूछती तो वो कहता, माँ मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया है। वो बाहर के मुल्क से पैसा लगाता है, इधर मैं कारोबार संभालता हूँ। और वो माँ को असल बात बताकर मौत से पहले नहीं मारना चाहता था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अरमान और रचना की शादी थी। चांद की 1 तारीख थी और अरमान रचना के कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वो इसकी मुंतज़िर थी। वो जानता था कि वो खूबसूरत दुल्हन इसकी मौत थी। इस मासूम को आज की रात अजियत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अरमान ने मुस्कुराते हुए रचना का हाथ थामा। रचना, आज हमारी मिलन की रात है और आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। अरमान ने कहा, आज के बाद हमारी मोहब्बत अमर हो जाएगी, लेकिन रचना को क्या पता कि आज हमारे मिलन की आखिरी रात और पहली रात है। अरमान तो ये सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन चौधरी दिलावर और उसकी बीवी जरीना बेगम रचना के कमरे में गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो अंदर के मंजर ने इन्हें साकत कर दिया। जाओ नौरीन, अरमान को बुला कर लाओ कमरे से, आकर नाश्ता करे। कल सारा दिन ये लड़का घर से बाहर रहा है, रात को आ गया होगा। वैसे भी अरमान रात को बाहर नहीं रहता। अरमान की माँ शाहिदा ने अपनी बेटी नौरीन से कहा और वो अरमान के कमरे में गई। अरमान कमरे में नहीं था। हाँ, इसके बेड पर एक तरफ एक लेटर पड़ा हुआ था। नौरीन ने वो लेटर उठा लिया और कमरे से बाहर आ गई। माँ, अरमान तो कमरे में नहीं है, लेकिन इसके कमरे में ये लेटर मिला है, तो पढ़ो इसे, क्या लिखा है इसमें। माँ ने कहा। नौरीन पढ़ने लगी। प्यारी अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि आपने और पापा ने कितनी मोहब्बत से मुझे पाला और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं माशरे में सर उठाकर जी सकूँ। आपकी तो ख्वाहिश थी, पर ऐसा ना हो सका और आपके लिए मैं कुछ ना कर सका। आपको, अब्बू को, बहनों को मैं दुख नहीं दे सकता था। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे चौधरी दिलावर मिले, जिनकी बेटी पर आसिफ का साया था, जो इस वक्त ख़त्म हो सकता था अगर मैं इससे शादी करता, और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैं बहनों की शादी कर सका। बाकी पैसे मेरी अलमारी में रखे हैं, इससे नौरीन की शादी करना और बाबा का इलाज भी करवाना। माँ, मुझे रचना से शादी के बाद मरना होगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ, मुझे माफ़ कर देना। नौरीन, तुम भी अपने भाई को माफ़ कर देना। खूब दिल लगा कर पढ़ना और डॉक्टर बनना और माँ बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। ख़त नौरीन के हाथों से फिसल गया और फूट फूट कर रोने लगी।
अरमान की माँ के मुंह से चीखें निकल रही थीं। अरमान, तुम वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, पैसे की नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत दूर जा चुका था जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। अरमान का बीमार बाप एक तरफ साकित हो गया। इसने अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी आज लौटा दी थी। वो खाली हाथ रह गया। कमरे में बहुत खौफनाक मंजर था। कमरे में खून बिखरा हुआ था। वो खून अरमान के पेट से निकल रहा था। एक तरफ अरमान की लाश पड़ी हुई थी और जरीना बेगम रचना को झंझोड़ते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या कर दिया रचना? क्यों ऐसा किया? तभी इसकी नज़र इस ख़त पर पड़ी जो रचना के सर की तरफ पड़ा हुआ था। जरीना ने वो ख़त उठा लिया और पढ़ने लगी। बाबा जान और अम्मी जान, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे इस तकलीफ़ से बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं मेरे लिए। हाँ बाबा जान, अरमान ने मरने से पहले मुझे सब कह दिया था। इसने वादा खिलाफ़ी नहीं की, लेकिन बाबा गलती मेरी थी। मैं वहाँ नदी के किनारे गई थी और मैं अरमान से बहुत प्यार करने लगी हूँ। नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सज़ा इसे मिले, लेकिन वो मेरी खातिर अपनी जान देने पर तैयार हो गया। मेरे लिए, अपनी बहनों के लिए वो पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि अरमान के बाद उसकी बहनों का क्या होगा? बाबा, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अरमान के बाद मैं भी अपनी जान देने लगी हूँ, क्योंकि इसके बग़ैर मैं नहीं जी पाऊँगी। मुझे माफ़ करना बाबा जान। अब कोई शहनशाह जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चौधरी दिलावर का दिल बंद हो गया। वो दिल पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठता चला गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, पर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। चाहे इंसान कितना भी कुछ क्यों ना प्लान बना ले। कमरे में सिर्फ जरीना बेगम की चीखें थीं और सब कुछ ख़त्म हो चुका था। कारीन कराम, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।